Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीएमएमसी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में और मूविंग कॉइल के बारे में। हमने जाना था कि एक्चुअली जो आपके वोल्ट मीटर थे, एमीटर थे, उसके प्रॉपर उसकी वर्किंग क्या थी। किसी में पीएमएमसी यूज हो रहा था, किसी में मूविंग कॉइल्स यूज हो रहे थे। तो उसी के आगे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसका हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग फॉर हाई वोल्टेज। अगर जहां भी हाई वोल्टेज है वहां हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, मेजरिंग फॉर हाई वोल्टेज। ठीक है, अब इसका और क्या हो सकता है, ये एसी और डीसी दोनों पे ये प्रॉपर वर्क करता है। ये दोनों में यूज होता है, एसी में भी यूज होता है और डीसी सप्लाई में भी आपके यूज होता है। अब इसका एक और चीज है, आपने देखा होगा कि पीएमएमसी में जो होता है वो एक यूनिफॉर्म स्केल होता है उसका पीएमएमसी में। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है, प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं ईच सेक्शंस, उसके जो नंबर्स होते हैं आपके प्रॉपरली होते हैं। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है आपका, एक तो आप उसमें हाई वोल्टेज मतलब मेजर कर रहे हैं। हाई वोल्टेज अब ये तो होगा नहीं कि 500, 600, 700 ऐसे, आप हाई वोल्टेज किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट, इतने हाई रेंज में आप मेजर करते हैं। तो वो पूरे नंबर को एक स्केलिंग में लेके आना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्केल यूज होता है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है तो दूसरे पे आ जाएगा आपका सीधे 200 वोल्ट, फिर सीधे 500 वोल्ट, फिर आ जाएगा 1000 वोल्ट, फिर 2000 वोल्ट, फिर 3000 वोल्ट, फिर 5000 वोल्ट। मतलब स्केलिंग इसकी नॉन यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपरली इक्वली डिवाइड नहीं होता। ये सब किलो वोल्ट में चला गया, 2 किलो वोल्ट हो गया, 3 किलो वोल्ट हो गया, 5 किलो वोल्ट हो गया, 1 किलो वोल्ट हो गया। ठीक, इसमें ये होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वाड्रेंट टाइप होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट टाइप जो होता है, क्वाड्रेंट टाइप में क्या होता है, इसकी मोस्टली जो रेंज होती है वो होती है आपकी मेजर करने की 100 वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट तक। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक तो ये पार्ट हुआ कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी एक हमारे पास क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर हमको प्रोवाइड कर दे रहा है रीडिंग 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक की। और उसी में एक होता है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डिस्क टाइप। और इसकी क्या रेंज होती है, अगर पहले वाले की हमारी रेंज क्या है 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक है, तो इसकी रेंज हमारी 20 किलो वोल्ट से और हाई होगी, क्योंकि हमारा और भी हाई हमको नापना है। तो 20 किलो वोल्ट से ये चला जाता है मान ली 100 किलो वोल्ट तक, मतलब और हाई एकदम। ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का काम ही यही है कि आपको हाई वोल्टेज को नापना, मतलब प्रोवाइड करना कि हाँ एक्चुअली उसमें कितनी हाई वोल्टेज फ्लो हो रही है, और इसका कोई काम नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये होता है आपका प्रॉपर इसका वर्किंग, क्योंकि आप जान रहे हैं ये हाई वोल्टेज है, सब हाई वोल्टेज नॉर्मल ये स्केलिंग में लाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो हाई वोल्टेज को आप नॉन यूनिफॉर्म स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि यूनिफॉर्म स्केल मोस्टली किस में यूज किया जाता है, तो यूनिफॉर्म स्केल सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है पीएमएमसी कॉइल में, और बाकी जितने भी होते हैं सब में मोस्टली मान चलिए पूरा का पूरा नॉन यूनिफॉर्म स्केल ही यूज किया जाता है। अब ये तो हो गई इसकी प्रिंसिपल, हो गई बेसिक जनरल इसके बारे में। अब इसी में अगर हम आगे चलें, इसका वर्किंग देखें कि प्रॉपर इसकी वर्किंग होती कैसे है, आके ये हाई वोल्टेज आपको किस बेस पे नाप मेजर कर सकता है। ठीक, तो अब हम इसमें चले, तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है आपकी एक मूवेबल कंडक्टर प्लेट और एक होती है आपकी फिक्स्ड कंडक्टर प्लेट। ये हो गई आपकी मूवेबल
कंडक्टर प्लेट, एक हो गई आपकी फिक्स्ड कंडक्टर प्लेट। ठीक है, ये हो गई, जिसमें से आपका एक तो आपका प्लस मान लीजिए, दूसरा आपका नेगेटिव ले लीजिए। यहां से हम लोग इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, मूवेबल कंडक्टर प्लेट है ये, है ना, तो अपनी जगह से ये कुछ मूव करेगा, हल्का सा मूव करेगा। अगर आप उसके ऊपर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं या आप उसमें वोल्टेज अगर उसको नाप रहे हैं तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये चीज प्लस माइनस का मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसको ये फुलफिल करेगा। जब फुलफिल करेगा तो उसमें एक स्मॉल डिफ्लेक्शन आएगा, किसके, इसके पॉइंटर में, ये इसके पॉइंटर में स्मॉल डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन। अब आप देखिए इतनी बड़ी इंस्ट्रूमेंट है, कितनी ज्यादा मात्रा में वोल्टेज उसमें मतलब फ्लो हो रही है, पर ये एक नॉर्मल स्मॉल डिफ्लेक्शन से आपको दिखा दे रहा है कि हाँ उसमें कितने अमाउंट में वोल्टेज फ्लो हो रही है या वोल्टेज आ रहा है। किससे, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, ये नहीं है, ये हमने नॉर्मल बेसिक आपको इसके बारे में बताने के लिए बताया है। इसका प्रॉपर अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि वर्क कैसे करता है। ठीक, देखिए इसका प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये हो गए आपके फिक्स्ड मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया क्या, आपके फिक्स्ड, और इसी के बीच में आपका स्पिंडल लगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, मूवेबल होता है हमारा। ठीक है, और ये किसका होता है, हमारा एल्युमिनियम का रहता है। ये हो गया हमारा मूवेबल। ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया हमारा, ये हमारा मूवेबल हो गया। इसी से हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जो कि ये स्केल है। ये हो गया हमारा पॉइंटर। ठीक है, अब ये किस पे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे ज्वेल एंड बियरिंग हमने बताया था। क्यों, क्योंकि उस पे रोटेट होना है ना, प्लस इसमें कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगी होती है। ठीक, ये कंट्रोलिंग मोस्टली बताया, ये फॉस्फेट ब्रॉन्ज का बना होता है। ये हो गई आपकी ज्वेल एंड बियरिंग। ठीक, अब देखिए इसी में आपके इसका हम कैसे देखिए, अगर हम ये कहें कि इसको हमारा यहाँ पे ज्वेल एंड बियरिंग लगी है, प्लस इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे फ्लूइड डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रही है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, स्प्रिंग क्या कर रहा है, उसको कंट्रोलिंग कर रहा है कि उसको कितने अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो अब इसके ऑसिलेशन को, इसके डैम्पिंग को रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो हम लोग ने डैम्पिंग में पढ़ा था फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या था कि आपको हमने बताया था कि पानी में अगर आप कोई भी चीज बहुत स्पीडली मूव नहीं कर सकते, जितना आप हवा में मूव कर सकते हैं एयर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो मूवमेंट आप पानी के अंदर उतना स्पीड से नहीं कर सकते। एक तो इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट का डिफ्लेक्शन होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट का, जो आपको रीडिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब वो हल्का सा जो स्मॉल डिफ्लेक्शन है, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, वो तो उसके लिए एकदम नेग्लिजिबल कंडीशन में है। ये हल्का सा स्पिंडल हिला तो फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड की जो
मास होती है एक कण, वो क्या करेगा, उसको मूवमेंट ही नहीं करने देगा, ऑसिलेट ही नहीं करने देगा। इसलिए इसके अंदर हम लोग ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका वो देखते हैं, वर्किंग देखते हैं। ये हमने बताया था कि यहाँ पे इनके मैग्नेट प्रॉपर्टी है, प्लस है। ठीक, इस पे हो गए आपके निगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर, हमने क्या कहा था, हम इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अप्लाई किया। इसका देखिए क्या काम हुआ, मैग्नेट है ये, परमानेंट मैग्नेट हो गई, ये मैग्नेट हो गए, ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, ये मैग्नेटाइज हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, नेगेटिव साइन पे है ना, अट्रैक्ट किया। इसमें जो डिफ्लेक्शन आया कि कितने अमाउंट में वोल्टेज उसमें फ्लो कर रही है, इसने क्या किया, उस पॉइंटर को मतलब एक टॉर्क दिया, जिससे इसने पॉइंटर ने हमको ये चीज बताई कि हाँ एक्चुअली उस पूरे मेजरमेंट, मतलब उसमें किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी चीज में एक्चुअली कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो ये किसके थ्रू हुआ, ये फिक्स्ड और मूविंग के थ्रू। ये आपका मूविंग पार्ट है, ये मूव कर रहेगा, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आई तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, अगर डिफ्लेक्शन आ रही है तो इसको किसी एक चीज पे रोकना भी तो है ना, कि मतलब प्रॉपर इतनी ही मेजर वैल्यू, उसके लिए स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग का भी हमने आपको काम पहले में भी बताया हुआ है, सब में सेम इसका वर्किंग है। जितना वो घूमेगा स्प्रिंग उतना कसेगी तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जब उसके अंदर आप एनर्जी स्टोर करेंगे तो वो अपने आप को रिलीज करेगी। रिलीज करने के लिए क्या करती है, वो उसको मेंटेन करती है। यहां से इसका अलग से फोर्स लगी रहा है इसको मूवमेंट का, ये अपनी एनर्जी उसको रिलीज करना चाह रही है कि रोकने के लिए, कि मतलब जो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है स्प्रिंग में, ये क्या करेगा, पॉइंटर एक डायरेक्शन पे रुकेगा, वहां पे ऑसिलेट करेगा हल्का। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है ना। अगर अगर आपका रिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर बराबर होगा तो ही आपका पॉइंटर स्टेबल होगा। अगर किसी एक की भी प्रॉपर्टी अधिक हुई, अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है और आपकी कंट्रोलिंग टॉर्क आपकी कम है, तो क्या होगा, पॉइंटर आपका स्टेबल ही नहीं होगा किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए फिर। पर अगर आपकी डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर बराबर है तो ही आपके पॉइंटर में स्टेबिलिटी आएगी, अन्यथा वो नहीं आ सकती। और तो उसके अंदर जब स्टेबिलिटी आ गई, पॉइंटर मूव कर गया, कंट्रोल भी हो गया, अब उसके ऑसिलेशंस को भी रोकना था, डैम्पिंग में जो आ रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क जिसे कहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया। इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसका कुछ मैथमेटिकल में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका, मोस्टली जो डेवलपिंग टॉर्क होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि उसमें जिस हिसाब से वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है उसी हिसाब से आपका डैम्पिंग टॉर्क उसमें जनरेट हो रहा, हाँ डिफ्लेक्शन टॉर्क, सॉरी डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होगा। और इसमें जो आता है आपका थीटा, जब इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो थीटा भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। ठीक है, अब दोनों में कुछ वेरिएशन आ रही है, दोनों के बीच के एंगल्स आ रहे हैं, तो वो किसके होगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा आपके वोल्टेज के। और इसका स्केल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। जब नॉन यूनिफॉर्म इसका स्केल होता है, जो हमने आपको बताया था, ठीक, तो ये प्रॉपर्टी जब तक फुलफिल नहीं करेगी, डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के, तब तक आपका पॉइंटर में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, तब तक वो आपको एक प्रॉपर रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके हम एडवांटेजेस देख ले रहे हैं। एडवांटेजेस के क्या क्या हो सकते हैं।
इसके अंदर जो होता है कि ये मतलब जो पावर कंजप्शन इसका होता है बहुत कम होता है, बहुत लेस, बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसका पावर कंजप्शन। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की कोई एरर नहीं आती है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का कुछ इसमें काम हो, कोई एरर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। सबसे बड़ी बात कि एसी और डीसी जो हमने शुरुआत में दिखाया था कि ये दोनों पे काम करता है, प्लस लेस कंजप्शन है, ये भी अच्छी बात है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस अभी इसमें हमने क्या बताया था, इसकी स्केल यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इसके अंदर स्केलिंग होती है, प्लस इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी बड़ा होता है, और अगर एक बार इसमें कुछ खराबी आई तो वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से गया, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन में ये बहुत ज्यादा ही हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की टोटल पूरी वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस इसका जनरल प्रिंसिपल, सब कुछ। अब इसी के आगे आता है आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब हम उसको देखते हैं।